सर 2 क्वेश्चन भेजे थे सर टेलीग्राम में भी ग्रुप में, उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट है दोनों क्वेश्चन में। अभी भेजे हो? यस सर, ग्रुप में भेजा अभी तुरंत। क्या डाउट है? सर जैसे पहले वाला क्वेश्चन जो है, कैलोरीमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो फिर एम एस वी डेल्टा टी को उसका वाटर का लेटेंट हीट इनटू मास से इक्वेट करके आ तो जा रहा है सर, लेकिन ये एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग पहले हीट किए गैस को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो फिर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फिर वो एनर्जी यूज करके स्टीम को कैसे कंडेंस करा दिए हम लोग वाटर में। टेम्परेचर कांस्टेंट 100 डिग्री चला जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि गैस जितना है उसमें स्टीम जब हम दे रहे हैं, जितना भी स्टीम दिए होंगे तो उसके पास से हीट ज्यादा रहा हो। क्या सर? जैसे कि बोल रहा है कि हम स्टीम पास करें उससे, तो स्टीम जब हम पास किए तो इसका टेम्परेचर जो गैस है उसका तो 20 डिग्री दे रखा है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि उसमें हम स्टीम पास कर रहे हैं तो दोनों में हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, तो इसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और स्टीम का घट रहा होगा। और 100 डिग्री पे है तो ये तो 100 डिग्री तक पहुंचा ही, लेकिन बदले में कुछ स्टीम कंडेंस भी तो होगा, क्योंकि हीट का हीट ट्रांसफर हो रहा है ना दोनों के बीच में। यस सर। तो उसका भी तो कुछ अमाउंट ऑफ जो स्टीम हीट लॉस करा है वो लॉस किया है, तो क्या होगा, कंडेंस ही होगा। यस सर। इसीलिए सर वो ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि इट इज फाउंड दैट एन एक्स्ट्रा 0.095 ग्राम? एक्स्ट्रा क्यों लिखा हुआ है? स्टीम का तो वेट नहीं ना दिया है। नो सर। हाँ, तो उतना ही अमाउंट, जैसे एक्स्ट्रा इतना ऑफ स्टीम जो है कंडेंस हुआ है, जितना भी स्टीम पास किए हैं इतना अमाउंट जो है कंडेंस हुआ है, ये कह रहा है। क्योंकि जैसे कि एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसे में कि स्टीम को कंटिन्यूअसली पास करा जाता है, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा इतना है वो चीज कंडेंस हुआ है, बोल रहा है कितना अमाउंट जो है कंडेंस हुआ है। यस सर। 19th वाले में क्या दिक्कत है? सर 19 वाला में 2 पार्ट्स है, एक सडनली कंप्रेशन वाला है, एक स्लोली कंप्रेशन वाला है। तो सर हम्म दोनों इसमें हीट का ट्रांसफर जीरो है सराउंडिंग के साथ, इसलिए दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, तो फिर दोनों को एडियाबेटिक वाला ही तरीका से करके दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं, मतलब क्विक होना चाहिए। हम्म दोवाल तो एडियाबेटिक के यहाँ पहले से ही बोल रखा है ना। यस सर। तो जैसे कि यहाँ पहले ही कह चुका है कि एडियाबेटिक है, वहां पे हम लोग कोई भी प्रोसेस को, रियल प्रोसेस को उसके पास, मतलब कि एडियाबेटिक के अराउंड होना के लिए हम लोग वो कंडीशन लिखे थे। कोई भी अगर हो तो एडियाबेटिक होने के लिए प्रोसेस जो होता है सडन हो। जैसे कि हम वो एग्जांपल दिए थे ट्यूब का फटना, ट्यूब अगर ब्रस्ट करता है तो वहां पे वाल क्या एडियाबेटिक है? नहीं है। लेकिन वैसा अगर प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो साफ बोल रखा है एडियाबेटिक कैन है और पिस्टन सब एडियाबेटिक है। अब इसमें हम कैसा भी प्रोसेस कराए तो एडियाबेटिक ही है।
इसका मतलब सर हम लोग के पास अगर चाहे जैसा भी कंटेनर होगा, हम लोग सडनली कोई भी प्रोसेस कराते हैं तो फिर वो एक नियरली एडियाबेटिक प्रोसेस ही होगा। हाँ, जैसे कि अगर सडन से बहुत एक्सपेंशन हो जा रहा है तो ठीक है, यानी कि जैसे एग्जांपल दिए थे कि ट्यूब का फटना या बलून का फटना, ये सब क्या है, तुरंत जो गैसेस उसमें थे वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जा रहे हैं, बहुत ही सडन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि नियर टू एडियाबेटिक हो। और सर अगर हम लोग के पास डायथर्मिक वॉल्स अवेलेबल ना हो, लेकिन हम लोग कोई प्रोसेस को कोई भी कंटेनर में लेके वेरी स्लोली करा रहे हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। जैसे कि नियरली हम कह सकते हैं कि बहुत स्लो चेंज करा रहे हैं, इन्फिनिटली स्लो। तो हम क्या रखना चाह रहे हैं कि जो हमारा गैस है उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों लगभग साथ साथ रहे। हम थोड़ा सा चेंज किए, टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आया होगा, लेकिन खुद को ये तो हम जानते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगा और खुद मेंटेन रखेगा। तो हम इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नियरली वो आइसोथर्मल रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि हम उसका सिस्टम का जो भी चेंजेस आ रहा है उसको हम सराउंडिंग के में का जो भी टेम्परेचर है उससे लगभग वो चेंज होता रहेगा। अगर बहुत स्लो है तो थोड़ा सा चेंज आएगा, 0.01, तो खुद को फिर से मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कह लेते हैं। और सर ये जो चैप्टर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, इसमें आखिर में कुछ कुछ क्वेश्चन दे दिया है। जैसे एक क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं कि हम्म लिखा है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम एट एसटीपी। फिर उसका हम्म। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया है, तो फिर हम लोग उसमें स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो साउंड वेव में है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है अंडर रूट गामा पी बाई रो होता है। ठीक है, गामा यहाँ एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, पी बाई रो साउंड वेव में हम लोग पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। इससे सर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पहले शुरू किए थे, हाँ, तो इसीलिए आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पहले शुरू किए थे। ऐसा कुछ नहीं है, साउंड भी अगर पढ़ते तो उसमें सिर्फ एक फार्मूला हीट से रिलेटेड है, बाकी और कुछ हीट से रिलेटेड नहीं है, उसको अलग से भी पढ़ा जा सकता था। ठीक है, वो केमिस्ट्री में तुम लोग का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना था ना, यस सर। तो इसलिए ना शुरू हुआ। खैर। अच्छा यस सर, भूल गए थे। हम्म। ठीक है, नहीं तो अभी तो हीट ट्रांसफर भी पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि केटीजी और थर्मो से पहले हीट ट्रांसफर ही बताते हैं, क्योंकि उसमें फिर क्लियर हो जाता है कि हीट जो है किधर से किधर ट्रांसफर करेगा, कब करेगा, और सब चीजें। ठीक है, जो कि हम लोग इसमें सेकेंड लॉ जो पढ़ेंगे उसमें ज्यादा यूज होता है, अभी तक उतना तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते ही हैं कि जो हीट हमेशा ट्रांसफर होता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ होगा, तो उतना से यहाँ पे काम चल जाए। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में देखे थे, और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो जनरल इक्वेशन आया था पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था। अब इसी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट भी लिखे थे। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है, तो डेल्टा क्यू अगर 0 तो डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर स्लोप्स के बारे में हम लोगों ने देखे थे कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है एडियाबैटिक और थर्मल के केस में, तो जो पावर है उसी से रिलेट करके हम लोगों ने देखा था कि कर्व में कैसे वेरिएशन रहेगा, तो कौन सा एडियाबैटिक होगा और कौन सा आइसोथर्मल होगा अगर दो डिफरेंट दिए हुए हैं तो। ठीक है, तो उसी बेस्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे का देखते हैं। क्वेश्चन है कि गैस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस से जा रहा है, ठीक है, उसके लिए पीवी कर्व दे रखा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट ए पे
जहां का टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है और प्रेशर वॉल्यूम वी नॉट। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर इतना रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फिगर। ठीक है, फाइंड सीपी एंड सीवी फ्रॉम द फिगर। क्या, ठीक है, इतने डेटा दे रखा है। इस डेटा से हमसे बोल रहा है कि सीपी एंड सीपी फाइंड करें, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक स्लोप बनाया है, इस स्लोप का एंगल थीटा दे रखा हुआ है, ऐसा ये वाला एंगल जो है थीटा है। इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अब हमसे सीपी एंड सीवी फाइंड करने बोला जा रहा है। अच्छा, एक सॉरी, ये कर्व जो है VT कर्व है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है कि सीपी एंड सीवी बताएं। ठीक है, सीपी एंड सीवी यही होता है, गामा आर बाई गामा माइनस वन, सीवी होता है आर बाई गामा माइनस वन। यानी कि मेरा मेन पर्पस क्या होगा, गामा। अगर हम गामा फाइंड कर लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया। सर गामा माइनस वन है वी नॉट बाई टी नॉट टेन थीटा। वी नॉट बाई टी नॉट टेन थीटा, ठीक है, तो उसी से रिलेट करके निकाल लेंगे। सिंपल सा है, हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी और भी में क्या रिलेशन होता है, बोलो। ये होता है टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड फ्रॉम फिगर दिख रहा है कि डी टी डीवी बाई डी टी जो दे रखा है हमको माइनस टेन ऑफ थीटा मिल रहा है। स्लोप स्लोप जो है डीवी बाई डी टी माइनस टेन ऑफ थीटा हमको दिख रहा है, तो हमको यहाँ से यही चीज फाइंड करना है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो निकल गया है। सर डीवी बाई डी टी आया था वी बाई वन माइनस गामा इंटू टी। कितना जा रहा है, वी बाई वन माइनस गामा इंटू टी। वी बाई वन माइनस गामा डिनोमिनेटर में ही टी। टी, ये आ रहा है डीवी बाई डी टी। तो एट पॉइंट पी की बात करेंगे, गिवन पॉइंट ए पे, तो वी नॉट टी नॉट हो जाएगा,
यहाँ से जाएगा वी नॉट बाई गामा टी नॉट इजकल टू माइनस टेन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है गामा माइनस वन इजकल टू वी नॉट बाई टी नॉट टेन थीटा। ठीक है, गामा माइनस वन हमको तो यूज करना ही है, तो इसको इक्वेशन वन कर लो, फिर गामा का वैल्यू लिख लो, तो सी भी तो डायरेक्टली दिख रहा है आर बाई गामा माइनस वन होता है, तो ये आर टी नॉट टेन ऑफ थीटा बाई वी नॉट। सीपी लिखना है तो सी भी प्लस आर कर लो, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा एक कंटेनर दे रखा है, बीच में एक पार्टीशन है, इधर से क्लोज्ड है, इसमें डायटोमिक गैस है, इसमें मोनोएटॉमिक। इनिशियली जो है प्रेशर पी नॉट वी नॉट टी नॉट है, इसमें भी प्रेशर पी नॉट वी नॉट टी नॉट ही है। ये सारा जो है नॉन कंडक्टिंग है, वाल्स एंड पिस्टन। ठीक है, सारा का सारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। अब कह रहा है गैस ऑन लेफ्ट इज स्लोली हीटेड so that gas on right compressed to V नॉट बाई 8। ठीक है, अगर हम लेफ्ट पार्ट का अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम लेफ्ट बोले हैं, ये राइट पार्ट हो गया। तो लेफ्ट पार्ट से अगर हम हिट कर रहे हैं तो पिस्टन जो है मूवेबल है, ये जो है मूवेबल है। ठीक है, तो हिट करेंगे तो इसमें का गैस एक्सपेंड करेगा, तो उधर में वॉल्यूम घट रहा है। बोल रहा है फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन बोथ साइड। ठीक है, सेकंड में हिट गिवन टू सिस्टम क्या होगा। ठीक है, ऐसा कंटेनर है, सारा जो है नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि हीट ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा होगा, एक साइड से दूसरे साइड नहीं हो रहा होगा।
गया। इक्विलिब्रियम रीच हो जा रहा है जब V0/8 में वो कंप्रेस हो जा रहा है तो ऐसा कुछ तो कहा नहीं है, लेकिन बोला है कि गैस को हम हीट कर रहे हैं स्लोली, तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है। फाइनली उसके बाद हीटिंग बंद कर दिया है, ऐसा ही कुछ होगा। तब भी अगर हीट करते रहेंगे तो एक्सपेंशन तो होगा ही लेफ्ट वाले पार्ट का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में पूरा वाल्स तो नॉन कंडक्टिंग है, तो जो भी हम हीट दे रहे हैं वो लेफ्ट साइड में ही रह जा रहा है। राइट साइड में कोई हम एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम लोग यहाँ से पीवी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं। यहाँ से लगाएं तो पी नॉट वी नॉट रेस्ट टू पावर गामा इनिशियली जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। वी फाइनल जो है V0/8 दे रखा है, तो पी फाइनल हमको यहाँ से मिल जाएगा P0 इंटू V0/8 रेस्ट पावर गामा। सेकेंड में जो है मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है तो गामा क्या आएगा बताओ। 5/3 5/3 5/3 है तो 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 रेस्ट टू पावर 5 32 हो जाएगा, तो 32 P0। ठीक है, उसका फाइनल प्रेशर आ गया। अब टेम्परेचर उसका निकालना है फाइनल। तो प्रेशर वाला निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम वाला रिलेशन निकाल सकते हैं। ऑल्सो टी वी रेज टू पावर गामा -1 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि टी नॉट वी नॉट रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू टी फाइनल V0/8 गामा -1। गामा -1 अगर करेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ भी कर ही देते हैं 2/3। यहाँ से टी फाइनल आ गया 8 4 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड का तो हम निकाल लिए। राइट साइड में हम सिंपली देखें कि डियाबेटिक प्रोसेस है, उससे हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला था उसको लगा के हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ऑन लेफ्ट साइड ठीक है, लेफ्ट साइड क्लियरली हम तो देख रहे हैं कि हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी हो रहा है, यानी कि वर्क डन भी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है, यानी कि अगर मान ले रहे हैं कि अब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
if there is no expansion. ऑन लेफ्ट साइड में अगर कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड में कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पी फाइनल जो होगा ऑन लेफ्ट, वो पी फाइनल एट राइट होगा। ठीक है, और वो किसके बराबर आया है? तो 32 पी नॉट के बराबर। तो सर आपसे पूछे थे ना इक्विलिब्रियम रीच किया है कि नहीं। तो वही तो हम बोले कि ऐसा सिचुएशन दिया है, सोचो। तो ठीक है, हिंट ही मांग रहे थे ना सर। तो वही तो बोले कि वॉल्यूम अब एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ना ही एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही कंप्रेशन हो रहा है। यानी कि जो अब हमारा पिस्टन है वहां पे रुक गया है। ठीक है, हीट अब सप्लाई बंद हो गया है, जो भी हीट देना था दे दिए हैं। ये प्रोसेस हुआ होगा तभी ऐसा हो सकता है। ये चीज हम उस समय भी बोले थे। यस ठीक है, सर। ठीक है, तो अब इतना देर में ये हम पी फाइनल ले ले। भी फाइनल की अगर बात करें, लेफ्ट साइड की यहाँ पे लिखे हैं, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा? पहले 2v0 माइनस v0/8 हो जाएगा, यानी कि 15v0/8। ठीक है, जो भी एक्सपेंशन हुआ होगा, जो इधर कंप्रेशन हुआ है, टोटल वॉल्यूम 2v0 और राइट साइड का वॉल्यूम फाइनल है v0/8, तो लेफ्ट साइड का कितना होगा? 15v0/8। अब टेम्परेचर हमको पता करना है कि टेम्परेचर फाइनल क्या होगा। कैसे पता करे बताओ? आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस n तो सेम रह रहा है, गैसेस का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि pv/t जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। वही चीज हो गया, हम इनिशियली और फाइनली का आइडियल गैस इक्वेशन ही लगा रहे हैं। यानी कि पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इजकल टू पी फाइनल 32 पी नॉट वी फाइनल 15 वी नॉट बाई 8 डिवाइड बाई टी फाइनल। यहाँ से टी फाइनल कितना आ रहा है? 60 टी नॉट। 60 टी नॉट। अब हमसे पूछ रहा है कि हीट कितना गिवन है। हीट कैसे पता करें? Q equals to del E plus P del V. So first law. हाँ, तो लगाओ, कितना आ रहा है? गैस NR कौन सा है? by gamma minus 1 into gamma. एनआर डेल्टा टी अपॉन Delta T by gamma minus 1 into gamma. ये Yes sir. गामा तो है ना, इधर डायटोमिक गैस है। Yes sir. देखते हैं डेल्टा यू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डेल्टा यू तो एन सी भी डेल्टा टी होगा। ठीक है, एन एन है, आर डेल्टा टी 60 यानी कि 59 टी नॉट डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। डाई एटॉमिक गैस है तो गामा कितना होगा? 5/3. डाई एटॉमिक का 5/3, 7/5. 7/5 ना। तो ये आ जाएगा कितना? 7/5 माइनस 1 प्लस यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू कितना लिखे? NR delta T. एनआर बाई 2/5 आ रहे हैं। चलिए,
5 ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे बताओ गैस ने कितना वर्क करा है? सर NR डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी कितना? 59 T नॉट। डायरेक्टली हाँ, चेंज इन वॉल्यूम है तो 59 टी नॉट कर सकते हैं, लिख लो इसको सॉल्व करके और क्या। एन आर डेल्टा टी गलत लग रहा है हमको। कांस्टेंट प्रेशर पे ना हम लोग ये चीज लगाते थे, सीपी जब कांस्टेंट रहता था तब पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी। नहीं होगा ये। तो PDV लिखते थे ना सर, DW को। हाँ, पी डी वी, ठीक है। और इसको लिखते थे एन आर डेल्टा टी, कब लिखते थे? जब पी कांस्टेंट रहता था, ठीक है। अब हमको प्रोसेस तो पता नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क PDV तो वो NRDT के इक्वल होगा ना। ठीक है, पी डी वी अगर हम लिखते हैं एन आर डी टी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तो फिर अगर ऐसा होता तो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्ग क्यों फाइंड करे होते? ठीक है, ये स्मॉल चेंज के लिए, लेकिन हम ओवरऑल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते। एन आर टी डेल्टा टी जो भी है, एन आर तो कांस्टेंट है, डी टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू, जैसे एडियाबैटिक में कांस्टेंट है वैसे ही डायटोमिक में कुछ रहता है, सब में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो एन आर डेल्टा टी भी जीरो ही आता, इंटीग्रेशन एन आर डेल्टा टी करते तो जीरो आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है बोलो? नो सर। जो भी हम हीट दिए हैं टेम्परेचर बढ़ा है, नहीं हो सकता है। तो हर समय हम डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते हैं। तो वर्क डन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। लेफ्ट पार्ट में जो भी गैस एक्सपेंड करा है वो राइट पार्ट को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो राइट पार्ट का वर्क डन कितना होगा? वो माइनस डेल्टा यू राइट होगा, यस सर। ठीक है। यानी कि जितना भी उधर इंटरनल एनर्जी हुआ है, यानी कि ये जो है वर्क डन ऑन गैस है इसलिए निगेटिव आएगा, कंप्रेस हुआ है वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम लिखते हैं तो कितना है, माइनस एन पी नॉट वी नॉट टी नॉट है तो एन सेम ही रहा होगा, आर डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना, अच्छा एन बाई गामा माइनस वन, यानी कि यहाँ पे 5/3 माइनस वन आएगा, 4 टी नॉट माइनस टी नॉट। तो ये जगह 2/3 3 माइनस 9 एन आर टी नॉट बाई 2, ठीक है। अब ये जो वर्क है ये वर्क डन ऑन गैस है, ऑन राइट। और ये गैस पे वर्क किसने करा है, तो लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले के लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस बाई 2, ठीक है। प्लस कर लेंगे, आंसर।
ठीक है, वहां पे हम लोग वर्क डन पी डीवी लिखते हैं, ठीक है, और ये एन आर डेल्टा टी के बराबर तब होता है जब पी जो है हमारा कांस्टेंट आता है, ठीक है, यानी कि पी वी इजकल टू एन आर टी लिखते हैं, यहाँ से रिलेट करते हैं, तो यहाँ से पी कांस्टेंट रहता है तो पी डी वी इजकल टू एन आर डेल्टा टी लिखते हैं, तब हम लोग इसको उसमें रख पाते हैं, ऐसे डायरेक्टली हर जगह पे नहीं रख सकते, क्योंकि पीवी में क्या रिलेशन है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, गलती नहीं करना कि हर जगह हम एनआर डेल्टा टी लगा लें और हो जाए। हाँ, पी डेल्टा भी हर जगह काम करेगा, लेकिन एनआर डेल्टा टी हर जगह काम नहीं करेगा। फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन सडन एक्सपेंशन से अलग है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर से ऐसा अटैच कुछ ओपनिंग है, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टॉप लगा हुआ है, इसमें गैस फील्ड है, इधर जाके इसमें एक एम्प्टी बॉक्स से, ठीक है, लेट से कि अभी एम्प्टी है, ये जो है एम्प्टी है। अब अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो गैसेस जो है इधर से इधर भागेंगे। इन गैसेस का जब एक्सपेंशन होगा तो कोई कहीं पे रुकावट है? बोलो। ठीक है, नो तो सर। यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे गैस जो एक्सपेंड हो रहा है, गैस को कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि कोई हिंड्रेंस नहीं है, किसी को धक्का नहीं देना पड़ रहा है, जैसे कि पिस्टन लगा हुआ रहता था तो धक्का देना पड़ता था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है और फ्री एक्सपेंशन है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि गैस को विदाउट कोई वर्क किए एक्सपेंशन होना पड़ रहा है, ठीक है। सडन एक्सपेंशन वाले से इसमें ये अंतर है कि वहां पे जो वॉल्यूम तुरंत से इन्फिनिटी हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। तो खैर, यहाँ पे हम फ्री एक्सपेंशन देख रहे हैं, यानी कि कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, वर्क डन बाय गैस इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। और ये जो ऐसा प्रोसेस है, वाल्व्स को हम इंसुलेटेड ही रखे हैं, आर इंसुलेटेड, ताकि हम चाहते हैं कि बाहर से कोई हीट ना आए न जाए, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो वाल्व्स अगर इंसुलेटेड है तो डेल्टा क्यू भी जीरो, ठीक है। अगर ऐसा है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो होगा, जो कि हमारा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है, वो भी जीरो होगा, यानी कि फ्री एक्सपेंशन के समय वर्क डन भी जीरो, हीट भी जीरो, इंसुलेटेड वाल है तो मे भी क्वेश्चन में हम ऐसा बना सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन है लेकिन हम हीट देते तो रफ्तार बढ़ जाता, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता, लेकिन और हीट देते तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता, ठीक है, तो वो अलग केस हुआ। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और फ्री एक्सपेंशन है तो उसमें वर्क डन जीरो, हीट जीरो, इंसुलेटेड है, वाल्स जो है इंसुलेटेड है इसलिए हीट जीरो, एंड डेल्टा यू चूंकि हम यहाँ से बोल सकते हैं तो वो भी, क्योंकि Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, दो चीज जीरो तो तीसरा अपने आप जीरो होना ही, यानी कि इस केस में भले ही एक्सपेंशन हो जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो है सेम है, इंटरनल एनर्जी सेम है, यानी कि फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की बात करेंगे तो सेम रहेगा। फ्री एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है दिस इम्प्लाइज दैट कि सिंस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट कि टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल, ठीक है। टेम्परेचर भी जो रहेगा वो क्या रहेगा? फाइनल, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर,
यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स n ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल्स था जो गैस था वही एक्सपेंड हो रहा है, तो n तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर ऑफ कोर्स, यहाँ से हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, ये सारा हो रहा है। तो इस प्रोसेस में भले ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घटा होगा, लेकिन जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस या ऐसा कोई प्रोसेस हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में वर्क डन भी जीरो है, हीट सप्लाइड भी जीरो है एंड इंटरनल एनर्जी भी जीरो है। तो एक अलग स्पेशल केस है फ्री एक्सपेंशन का। ठीक है, द फ्री एक्सपेंशन में हमको दिख रहा है कितना चीजें हो रही हैं। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग घट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक यानी कि जितने भी प्रोसेसेस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कोई नहीं। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो हम लोग स्पेशल केसेस देख लिए, अब बच गया कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। इसके लिए जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, वो पीवी रेज टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक केसेस पढ़े, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, सारा इसी का एक बोल सकते हैं कि एक पार्ट है, यानी कि हमारा जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसी का कोई टाइप है। ठीक है, सबको हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ऐसा लिखते हैं, जैसे हम लोग बाकी के जो पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट आइसोबेरिक पढ़े हैं, या फिर लास्ट से शुरू करते हैं, एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक में हम पढ़े हैं तो पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े हैं, यानी कि इस केस में क्या हुआ, एन इक्वल टू गामा के बराबर होगा। तो प्रोसेस जो है हमारा कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकेंड, अगर हम लोग आइसोथर्मल की बात करते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, पीवी इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट लिखते थे। ठीक है, टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इक्वेशन लिखते थे पीवी में कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इस केस में दिख रहा है कि एन इक्वल टू 1 रहा होगा। ठीक है, थर्ड आइसो बारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पी इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है, पी जो है कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पी भी रेज टू पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट लिखे हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि एन जो है यहाँ पे जीरो है। अगर एन जीरो हो जाएगा तो भी से कोई लेना देना है नहीं। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में एन अगर जीरो है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। वैसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक में हम लोग बोलते हैं भी जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, v जो है कांस्टेंट रहे, p को कैसे हटाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग चाहते हैं कि p को हम कैसे हटाएं, तो p पे हम इक्वेशन को लाना चाहेंगे, तो सिंस p भी रेज टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, n तो कोई कांस्टेंट ही है। ठीक है, एंड n इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहे, तो यहाँ से n कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं p 1/n v इक्वल टू कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमको इसको बनाना है तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर हम n को टेंड्स टू इंफिनिटी कर दें तो ये p वाला टर्म गायब हो जाएगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो p रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो हमको फिर से मिल जाएगा v इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ n हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कर रहे हैं।
अब ये 4 केसेस हम लोग देखें कि जब गामा के बराबर हो, 1 हो, 0 हो और इन्फिनिटी हो। इन 4 प्रोसेसेस के लिए हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है। अब इसके अलावा और कोई भी वैल्यू रहे, तब उसका हम लोग कोई स्पेशल केस नहीं है, तो उसको हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोल देते हैं, कहते हैं कि इसी में हम कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगर हम इस प्रोसेस में वर्क डन की बात करें तो क्या आएगा? ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन है एंड वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डी वी। कोई भी कांस्टेंट के मान के, यहाँ पे लेट्स इसको के, पी को भी के टर्म में लिख के हम लोग इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं, ऐसा। लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, बाकी हम वर्क डन लिख रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में n की जगह गामा रहता है, तो वर्क डन आता है माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 आता है। तो यहाँ गामा की जगह n है, तो हम क्या लिख देंगे? n माइनस 1 लिख देंगे। लिख ठीक है, देंगे। हाँ हाँ, मतलब उसी से n की जगह सेम चीज है, सेम प्रोसेस है। वहां पे अगर हम फाइंड करे रहते इससे तो भी यही आता है, यहाँ भी अगर हम इंटीग्रेट करने जाएं तो वही चीज आना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली याद रखने के लिए से याद रख सकते हैं। उसमें जहाँ गामा थे एन रख दिए, वहाँ माइनस एन सी बी डेल्टा टी था, तो सी बी आर बाई गामा माइनस 1 था। यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे तो वही चीज आना है, तो माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस 1। एंड डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो डेल्टा यू तो कोई सा भी प्रोसेस हो, ये एन सी बी डेल्टा टी ही होना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, सीवी में हम एन नहीं हटाएंगे, सीवी में गामा ही रहेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ से यानी डेल्टा क्यू लिखना चाहते हैं, जो कि होता है हमारा एन सी डेल्टा टी। डिफरेंट प्रोसेस के लिए सी इसमें यूज करते हैं, तो ये होता है, या फिर ऐसे लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से जाएगा ये एन सी डेल्टा टी इजकल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस 1। तो यहाँ से सी का वैल्यू हमको मिल जा रहा है आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस आर अपॉन एन माइनस 1, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं सी वी माइनस आर अपॉन। ठीक है, ये सी क्या है? द स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में यहाँ पे वर्क डन हम जनरल लिखे हैं, अगर हम चाहें तो इसको ऊपर वाले से रिलेट करके बता सकते हैं। जैसे कि गामा वाले में तो गामा ही रहेगा, आइसोथर्मल में n1 रखेंगे तो यहाँ पे एन आर डेल्टा टी बाई इंफिनिटी। वर्क डन इनफाइनाइट आ रहा है, तो हम लोग इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। बाकी तो डेल्टा टी भी अगर तो हम, 0 आ रहा है, 0 हाँ तो बाई अच्छा, हो जाएगा। अच्छा हाँ, 0/0 इनडिटर्मिनेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तो भाई जो प्रोसेस था सो था। अगर ये आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक में कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आएगा। आइसोबेरिक में n इक्वल टू 1 रखेंगे
तो कितना आ जा रहा है? अच्छा 0 है तो NR डेल्टा टी आइसोबैरिक में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिर्फ आइसोथर्मल वाला छोड़ के n का वैल्यू रख के डायरेक्टली देख सकते हैं कि वही चीज आ रहा है। इसमें भी वैसे ही चेक कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में C का वैल्यू क्या आता है। खैर उतना जरूरत भी नहीं है, पहले से पढ़े रखे हैं तो गलत थोड़े है। ठीक है, आइडियल गैस है। ठीक है, इसका जो गामा है वो गामा है। प्रोसेस दे रखा है P इक्वल टू अल्फा V रेज टू पावर B। अल्फा कांस्टेंट है। बोल रहा है फाइंड B so that C of process यानी कि specific heat of process is 0। हो गया। माइनस गामा। माइनस गामा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू क्या दे रखा है 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि आर आर कैंसिल। फिर C0 है, मतलब हीट सप्लाइड 0 होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, वहां से भी कर सकते हो, बाकी हम फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा ये था। इसको 0 कर रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है कि गामा इक्वल टू n के बराबर है। एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम बोल देखेंगे तो पी भी रेज टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो पी भी रेज टू पावर माइनस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी कि n का वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस पी। तो आंसर हो जाएगा b का वैल्यू माइनस गामा। ठीक है, वही चीज आ रहा है यहाँ भी। एडियाबैटिक प्रोसेस हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये गैस है, इसमें से हम हीट दे रहे हैं। हीट दिए तो टेम्परेचर जो है इंक्रीजेस फ्रॉम टी नॉट से टू टी नॉट कह रहा है। ठीक है, एंड हीट सप्लाइड जो है डेल्टा क्यू है हीट सप्लाइड तो इज 2R T0। ठीक है, इतना हीट सप्लाई किए हैं तो टेम्परेचर जो है टी नॉट से टू टी नॉट बढ़ जा रहा है। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोसेस फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, यानी किस प्रोसेस से ऐसा हुआ है वो प्रोसेस फाइंड करना है।
यानी हमको n फाइंड करना है, n मिल जाएगा तो हम आराम से बता सकते हैं क्या होगा। डेल्टा क्यू दे रखा है, मोल नहीं दिया। अच्छा 1 मोल गैस है, n equals to 3. n3 आ रहा है, Yes sir. 1/n-1 हो जा रहा है, 3/2 - 2 यानी कि -1/2 No sir. is equal to -2 n is equal to 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना। इधर से इधर लाए तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर गया अच्छा -4 दोनों साइड माइनस। माइनस लगा दिए ना, 1 - n भी कर दिए, उधर -2 भी रखा हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ से n-1 रखेंगे तो n इक्वल टू -1। ठीक है, n-1 यानी कि प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, pv raised to power -1 is equal to constant। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस जहां से साइकिल है तो साइक्लिक प्रोसेस ए है, मान लेते हैं, गए घूम फिर के कैसे भी यहाँ पे आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे तो पोजीशन की बात होगी नहीं, तो यहाँ बोला जाएगा कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट अगर सेम रहा, ठीक है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ, तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा कि इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, किसी भी रास्ते से किसी भी प्रोसेस से चेंजेस हुए हों, जैसा भी हुआ हो, अगर हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो हम बोलेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, फिर कंप्रेस्ड हुआ, फिर से हम वहीं पे आ गए हैं, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर, तो हम बोलेंगे कि जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। यानी एक्सपेंड हुआ या कंप्रेस हुआ, जो कुछ भी हुआ हुआ, लेकिन फिर से हम उसी स्टेट पे आ गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। इसके अलावा जो प्रोसेस होगा वो हम बोलेंगे कि नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस के ही बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है, यानी कि टी इनिशियल जो है वो टी फाइनल के बराबर है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो इनिशियल फाइनल के बराबर होगा। ये जो है स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, किस रास्ते से गया है उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पूरे प्रोसेस में, ड्यूरिंग होल प्रोसेस, हम बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ होगा वो 0 हुआ। लेकिन वर्क डन और हीट के बारे में हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा है
दिस इम्प्लाइज डेट कि हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू जो कि इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो टर्म जीरो हो गया, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। यानी कि टोटल हीट की बात किया जा रहा है और ये जो है टोटल वर्क डन है पूरे साइकिल के दौरान, यानी कि जो भी चेंजेस हुए होंगे उसमें जो भी हम टोटल हीट की बात कर रहे हैं, यानी कि उस प्रोसेस में हीट दिया गया भी होगा, निकला भी होगा, सारे का अगर हम सम करें और जितना वर्क हो सकता है कि कुछ वर्क करना पड़ा होगा, कुछ वर्क गैस ने किया होगा, कुछ वर्क गैस पे किया गया होगा, तो सबका वर्क जो होगा वो अगर देखेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी पीवी कर्व है, ठीक है, पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं साइक्लिक पे। तो यहाँ से ऐसा अगर हम मान लेते हैं कोई भी प्रोसेस इस पॉइंट से चले, बी गए, बी से सी आए, सी से डी, फिर ए, तो ये प्रोसेस जो है साइक्लिक है। जब हम डी ए से बी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ए से बी के दौरान इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है, वर्क डन भी कुछ हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि हीट भी कुछ गिवन है। वैसे ही बी से सी के दौरान वर्क डन जीरो है, टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, इंटरनल एनर्जी घटा होगा। सी से डी के दौरान इस दौरान भी वैसा ही कुछ हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है यानी कि कुछ वर्क जो है हम लोग को करना पड़ा है, गैस का वर्क निगेटिव है, यानी कि इसमें से कुछ हीट निकल रिलीज हो रहा होगा, वर्क निगेटिव है, टेम्परेचर घट ही रहा है, तो इंटरनल एनर्जी घटा ही होगा, तो वर्क हीट रिलीज हो रहा होगा। वैसे ही डी से ए जा रहे हैं तो उसमें भी वैसा ही प्रोसेस हो रहा है, वर्क डन जीरो है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। तो दो प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बढ़ा, दो में घटा, ओवरऑल हमारा चेंज जीरो आएगा, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल सेम था। पूरे रास्ते के दौरान कभी वर्क गैस ने किया, कभी हमने गैस पे वर्क किया, ठीक है, तो उसका अगर हम टोटल सम करें तो ये वर्क डन टोटल है। यहाँ पे देख रहे हैं तो हम जब वर्क कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वर्क ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कंप्रेशन। तो जो साइक्लिक है और क्लॉकवाइज है, यानी कि वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा क्यू जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई भी हम पीवी कर्व दे रखा है और बोले कि वो ऐसा प्रोसेस है, लेट से यहाँ ए है, यहाँ बी, तो ये हमको दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम बोलेंगे कि वर्क डन निगेटिव, तो हीट भी निगेटिव, यानी ओवरऑल हीट की बात किया जा रहा है। क्लियर है? ओवरऑल हीट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़ते हैं इसमें, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ईटा लिखते हैं, तो ईटा डिफाइंड होता है कि टोटल वर्क डन, ठीक है, यानी कि वर्क डन पर साइकिल, टोटल लिखते हैं, ठीक है, एक साइकिल के दौरान जितने भी हमने वर्क करा, वर्क मिला हमको, यानी गैस ने जो वर्क किया, ठीक है, जो भी हमको वर्क मिला, निगेटिव मिला, पॉजिटिव मिला, जो भी, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई, नीचे जो लिखेंगे वो सिर्फ लिखेंगे ग्रॉस, यानी कि टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, या फिर गैस या सप्लाइड पर साइकिल लिख देते, ठीक है, यानी कि नीचे में ध्यान से देखो कि हम सिर्फ हीट सप्लाइड लिखे हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर तो आया हमारा कि वर्क डन और हीट दोनों इक्वल है तो एफिशिएंसी 100% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम जो है एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, यानी कि मशीन हमको कितना वर्क करके देगा, कितना फायदा देगा, वो एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं कि वो कितना वर्क करेगा, हमसे कराया नहीं, ठीक है, नहीं कराया वो तो निगेटिव में गया,
तो उसको हमको हटाना पड़ता है। तो टोटल वर्क अपन हम उस पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं, वो चीज इफिशियंसी होता है। ठीक है, यानी कि नीचे जो है टोटल हीट सप्लाइड है, इस चीज का बात ध्यान रखना है कि हमने गैस को कितना हीट दिया है, टोटल हीट नहीं है, यानी कि जो हीट रिलीज हुआ होगा हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम अपना बाइक चला रहे हैं तो हम कितना पेट्रोल डालते हैं उसका हिसाब किताब रखते हैं, कितना वो उड़ा दिया धुआं में उसका हम लोग हिसाब किताब नहीं रखते हैं एफिशिएंसी के। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो टोटल वर्क डन पर साइकिल अपॉन ग्रॉस हीट सप्लाइड पर साइकिल में हम कितना हीट दे रहे हैं वो चीज कंसिडर। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 4 मोल है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है। ठीक है, कह रहा है कि पी नॉट टी नॉट इसका इनिशियल है एंड एडियाबैटिकली आइसोथर्मली expanded to double its volume। ठीक है, फिर then compressed at constant pressure to its original value। Yeah. So then compressed finally gas is compressed at constant volume to its ओरिजिनल प्रेशर, यानी कि जो इनिशियल प्रेशर था ऐसा प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, पहला है स्केच पीवी एंड पीटी कर्व। सेकंड नेट वर्क डन and net heat supplied। प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस में ये चीज हमको फाइंड करना है।
हो गया। हो गया। सो पीवी कर्व बन गया है, पीटी बना रहा है। तो वर्क डन आ रहा है P0 into ln 2 minus 0.5। टी के टर्म में वी नॉट तो हम लोग कंसिडर किए ना, क्वेश्चन में सिर्फ टी नॉट है। तो 4r T0 ln 2 minus 0.5। ठीक है। अच्छा, हीट सप्लाइड P होगा 4r T0 ln 2। ठीक है, देखते हैं। पहला जो है आइसोथर्मल है, पीटी कर्व है, तो लास्ट वाला तो भी वाला है, तो इसमें आएगा, यानी कि इधर कहीं ए होगा ऐसा, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर ऐसा ऐसा ही आया होगा पीटी कर्व एंड यस सर। पीवी कर्व। ठीक है, अगर नहीं, ठीक है, दे बनाने में ज्यादा कुछ है नहीं। अब वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन ए बी, ठीक है, ए बी क्या है, आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या आता है,
nRT0 यानी कि 4R/T0 ln V2/V1। वर्क डन B2C जो है कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम इसको nR डेल्टा टी लिख सकते हैं, यानी कि 4R कितना हो जाएगा T0/2 माइनस में, ठीक है। और वर्क डन C2B जो C2A आएगा, ये कांस्टेंट है, 0 आएगा। तो टोटल वर्क हमको मिल जा रहा है 4R/T0 ln 2 - 1/2, ठीक है। हीट बोलो। 4R/T0 ln 2 हीट सप्लाई हो रहा है और बाकी तो रिलीज हो जा रहा है। QAB में अगर हम जा रहे हैं तो QAB में हमारा जो इनिशियल मतलब इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वर्क डन के बराबर ही रहेगा, आइसोथर्मल में ही होता है। तो 4R/T0 ln 2 पॉजिटिव है, यानी कि सप्लाइड है। अगर QBC की बात कर रहे हैं तो QBC हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस है। BC वाला प्रोसेस जो आइसोबेरिक है, तो NCP डेल्टा टी, ठीक है। NCP डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा टी निगेटिव आएगा तो ये जो आ रहा है निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है यानी कि हीट सप्लाइड नहीं है बल्कि हाँ रिलीज हो रहा है। तो वैसे ही QC से A जा रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है बताओ, NCB डेल्टा टी। उसमें इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव आएगा ना, यस सर। पॉजिटिव आएगा यानी कि हमको देना पड़ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 4R मोनोएटॉमिक है, यानी कि नीचे आ जाएगा हमारा 2/3 डेल्टा टी T0/2, यानी कि 3R, यही आ रहा है। 3R/T0। अच्छा T0। तो टोटल हीट सप्लाइड अगर हम बात करेंगे, हीट सप्लाइड हम बात कर रहे हैं सिर्फ, सप्लाइड यानी कि जो हमने दिया होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4R/T0 ln 2 और प्लस 3R/T0। यही आ रहा है। यस सर। मोनोएटॉमिक है तो 5/3 गामा-1, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, होमवर्क में ट्राई करना। सर एफिशिएंसी नहीं निकालने बोले इसमें। अब उतना आ गया तो एफिशिएंसी तो आ ही जाएगा। ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे है P0, ये है 2P0 V0 2V0, ऐसा प्रोसेस दिया है। आइडियल डायटोमिक गैस है, फाइंड एफिशिएंसी, ठीक है। इस केस में एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो काम वही करना है, हर प्रोसेस में वर्क डन, फिर हीट कितना गिवन है, वर्क डन बाय हीट निकालेंगे, एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ग्राफ वाले, और उसके बाद वही कार्नोट इंजन हम लोग का बचा हुआ है, कार्नोट इंजन तो आधे घंटे का है, ठीक है। तो सर आप HCI में सॉल्व कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हाँ मतलब एफिशिएंसी वाले में
मोस्टली हो ही जाएगा, बस थर्मोडायनेमिक ये जो कार्नोट इंजन वाले सवाल हैं उसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। कार्नोट इंजन भी हो जाएगा। कार्नोट इंजन जो हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं वही चीज है, बस उसमें प्रोसेस क्या होगा, तो 2 प्रोसेस एडियाबैटिक और 2 प्रोसेस आइसोथर्मल। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू।